हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीट शिक्षक भर्ती के लिए भाषा हिंदी की रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी आज ये है हमारी 5वीं वीडियो है। यदि इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएं और देखें। और वीडियो की यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो केवल सोचने मात्र से ही लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, हमें लक्ष्य के प्रति कार्य करना भी जरूरी होता है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है अवस्था सूचक विशेषण, वे संज्ञा, से विशेषण या दे क्रिया। इसमें दया शब्द संज्ञा है, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा होगा। दया का भाव होता है तो यह एक संज्ञा शब्द है, जबकि इसका विशेषण दयालु शब्द होगा। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? वह, आप, तुम, तुम्हारा। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष में तुम्हारा, तुम और आप होते हैं, जबकि जो वह है यह अन्य पुरुष में आता है। यह, वह, ये और वे। उत्तम पुरुष में मैं, हम, इस प्रकार के शब्द आते हैं। बान शब्द का पर्यायवाची नहीं है सिलीमुख, विशिक, आशुग या सारंग। सिलीमुख, विशिक और आशुग ये तीनों तो बान के पर्यायवाची हैं, जबकि जो सारंग शब्द है यह बान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सारंग हिरण का होता है, शेर का भी होता है, मोर का भी होता है। इस प्रकार से कहीं का होता है सारंग, लेकिन बान शब्द का यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। 1 + 1, एकाएक। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। देखिए, स्त्री प्लस उचित, यहाँ पर ई है और ई के बाद उ आए तो यन संधि होती है, जबकि यहाँ पर यन संधि का कार्य नहीं हुआ है। ई का ये और उ का उ की मात्रा लग जाएगी तो शब्द बनेगा स्त्रियोचित। स्त्रियोचित, न कि स्त्रियोचित। सेकंड, नदी प्लस अर्पण, इसका नद्यार्पण न होकर के नद्यर्पण शब्द बनेगा। ई के बाद ए आया है, वो इसमें भी यन संधि ही होगी। ई का ये हो जाएगा और ए की उसमें मात्रा लग करके पूरा ये बन जाएगा, इसलिए नद्यर्पण शब्द बनेगा। 1 + 1, इसमें वृद्धि संधि होगी। एक एक शब्द न होकर के एक का एक शब्द होगा। ए या आ के बाद ए या आई आती है तो उसका आई बन जाता है। पितृ प्लस अनुमति, री के बाद ए आने पर रे बन जाता है, इसमें भी यन संधि ही है। तो ऋषि का रे और उसके बाद उसमें ए मिलाएंगे। पितृ प्लस अनुमति, देखिए पितृ का रे और उसके बाद अनुमति का ए। री का तो रे बन जाता है और ए का ए ही रहेगा। इधर तय है, तय और रे को मिलाएंगे तो त्रय बन जाएगा और इसमें ए मिल करके पूरा त्रय बन जाएगा। इसलिए पितृ और बाद में नुमति है, इसमें भी पी है, इसलिए शब्द बनेगा पितृनुमति। तो राइट आंसर होगा हमारा दे। ए नहीं होगा इसमें,
क्या होगा? दे। देखने में लग रहा है कि ऐसे ही होगा, लेकिन यह नहीं होगा। परोक्ष में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव समास, ब तत्पुरुष समास, से कर्मधारय समास, दे बहुब्रीहि समास। परोक्ष में अव्ययभाव समास होगा, जिसका समास विग्रह होता है अक्षी से परे। नेक्स्ट, नाक रगड़ना का अर्थ है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। नाक रगड़ना का दीनता पूर्वक प्रार्थना करना अर्थ होता है, इसलिए राइट आंसर होगा से। पहलवान के समान शक्तिशाली में पदबंध है क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध। क्रिया पदबंध की बात करें तो क्रिया तो इसमें कहीं भी है ही नहीं, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। जब क्रिया नहीं है तो क्रिया विशेषण पदबंध भी नहीं होगा। शक्तिशाली शब्द एक संज्ञा शब्द न होकर के विशेषण शब्द है, इसलिए यहां विशेषण पदबंध होगा। राइट आंसर होगा से। धूप होती तो कपड़े सूख जाते किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। धूप होती तो कपड़े सूख जाते, यह संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर आश्रित होती है, अर्थात यहाँ पर धूप के होने पर ही कपड़े सूखने का भाव है, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहे, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। जबकि इच्छावाचक वाक्य में इच्छा की जाती है, काश आप पास हो जाते। संदेहवाचक वाक्य में संदेह किया जाता है और विधानवाचक वाक्य साधारण वाक्य ही होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा से। किशन भी परीक्षा में पास होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं वाक्य है, तो इसमें किशन भी परीक्षा में पास होगा एक वाक्य तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा दोनों बहुत पढ़ते हैं, और ये हरि भी यहाँ और शब्द से जुड़ा हुआ है, इसके बाद अगला क्योंकि शब्द से जुड़ा हुआ है। तो आपको और क्योंकि जगह पर बताना है कि कौन से वाक्य प्रयुक्त हुए हैं। किशन भी परीक्षा में पास होगा और हरि भी, तो यहाँ तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, यहाँ क्योंकि शब्द आने के कारण यहाँ मिश्र वाक्य प्रयुक्त होगा, इसलिए और की जगह पर संयुक्त वाक्य, और इसके बाद क्योंकि से अपन इधर करते हैं तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा, इसलिए राइट आंसर होगा से। और शब्द से जुड़े हुए वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्यों में समुच्चयबोधक शब्द बीच में आते हैं, जैसे और है, तथा है, या है, इस प्रकार से शब्द संयुक्त वाक्यों में आते हैं। जबकि मिश्र वाक्यों में क्योंकि, की, जो, इस प्रकार के शब्द आते हैं। उपकार को मानने वाला, उसको एक शब्द में कहेंगे अनुभवी, सर्वज्ञ, कृतज्ञ या कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को एक शब्द में कृतज्ञ कहते हैं। राइट आंसर होगा से। जब भविष्यकाल की क्रिया किसी कारण पर निर्भर हो कहलाता है पूर्ण भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल या हेतुमद भविष्यकाल। जब भविष्यकाल की क्रिया किसी कारण पर निर्भर हो तो वहां पर हेतुमद भविष्यकाल होता है। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर आश्रित होती है। जैसे यदि मोहन पढ़ेगा तो पास होगा, तो उसका पास होना यहाँ पर मोहन के पढ़ने पर आश्रित है। तो यहाँ पर एक क्रिया किसी कारण पर निर्भर हो तो वहाँ पर हेतुमद भविष्यकाल होता है। पूर्ण भूतकाल नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है,
संभाव्य भविष्य काल में संभावना होती है, संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह होता है। तो यहाँ पर एक क्रिया के कारण पर जो दूसरी निर्भर करेगी वहाँ हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। इनमें से किसका लिंग नहीं बदलता? चाचा, छात्र, साइकिल और मामा। तो साइकिल शब्द एक ऐसा है जिसका लिंग नहीं बदलता है। ये रीट में ही आया हुआ प्रश्न है। नारी शब्द का बहुवचन रूप होगा नारी, नारियां, नारियां और नारियों। तो नारी शब्द का बहुवचन वह होगा नारियों। यदि बड़ी ई हो और उसको हमें बहुवचन में चेंज करना है तो बड़ी ई को छोटी ई में चेंज कर देते हैं और बाद में ये शब्द जोड़ देंगे। तो यहाँ पर नारी शब्द में बड़ी ई की मात्रा है लास्ट में, इसको हटा करके इसकी जगह छोटी मात्रा कर देंगे और बाद में यो शब्द जोड़ देंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा नारियों। पत्थर की हाथ की छोटी चक्की को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? रीस, तरकारी, घटुलियो, हटड़ी। पत्थर की जो हाथ की छोटी चक्की होती है उसको राजस्थानी भाषा में घटुलियो कहते हैं। जबकि जो रीस शब्द है, रीस गुस्सा को कहते हैं, तरकारी हरी सब्जियों को कहते हैं और हटड़ी जो मिर्च मसाले रखने का पात्र होता है उसको हटड़ी कहते हैं। जबकि हाथ की छोटी चक्की होती है उसको राजस्थानी भाषा में घटुलियो कहते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा से। अर्धब्राह्म का चिन्ह कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? अर्धब्राह्म का चिन्ह ए है, एक बिंदु। मौन वाचन से क्या लाभ है? चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है, ब एकाग्र शक्ति का विकास होता है, विषय वस्तु का आत्मीकरण कर पाता है या ये सभी। मौन वाचन से चिंतन और मनन शक्ति का विकास भी होता है, एकाग्र शक्ति का विकास भी होता है और विषय वस्तु का आत्मीकरण कर पाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ये सभी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है? जो वर्ष में शिक्षक इच्छानुसार कभी भी ले सकता है, जो वर्ष के अंत में होता है, अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को पहले से अंतिम दिन तक सतत रूप से करता है या इनमें से कोई नहीं। सतत का मतलब होता है लगातार, तो यहाँ पर लगातार रूप से जो मूल्यांकन किया जाता है वही सतत मूल्यांकन होता है। तो जो वर्ष में शिक्षक इच्छानुसार कभी भी ले सकता है ये नहीं होगा। सॉरी, जो वर्ष के अंत में होता है ये भी नहीं है क्योंकि लगातार रूप से होता है। अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को पहले से अंतिम दिन तक सतत रूप से करता है, ये राइट आंसर होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? रुचि का सिद्धांत, ब प्रेरणा का सिद्धांत, से क्रियाशीलता का सिद्धांत, द ये सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो रुचि का सिद्धांत भी होता है, प्रेरणा का भी होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, इसलिए राइट आंसर होगा द ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 को कितना भारांकन दिया गया है? 30%, 20%, 40% या 10%? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 को 40% का भारांकन दिया गया है, इसलिए राइट आंसर होगा से। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत 2 प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। एक तो होता है फॉर्मेटिव टेस्ट जिसको कहते हैं प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण, दूसरा होता है समेटिव टेस्ट ऐसे यानी योगात्मक या संकल्पनात्मक परीक्षण। जो फॉर्मेटिव टेस्ट है यह 4 बार होता है, जबकि जो समेटिव टेस्ट है यह सत्र में 2 बार होता है। पहला फॉर्मेटिव टेस्ट
का अंक भार 10% होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट सेकंड का अंक भार भी 10% होता है, और जो समेटिव टेस्ट होता है इसके बाद पहला यानी अर्धवार्षिक, उसका भारांकन होता है 20%। इसके बाद फॉर्मेटिव जो टेस्ट है 3 होता है, उसका भी 10% का भारांकन होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट 4 उसका भी 10% का होता है, और समेटिव सेकंड इसका 40% का भारांकन होता है। तो एक सत्र में 4 तो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं और 2 समेटिव टेस्ट होते हैं। चारों ही फॉर्मेटिव टेस्टों का 10% का भारांकन होता है, और पहले समेटिव टेस्ट का 20% का भारांकन, और जो सेकंड समेटिव टेस्ट होता है उसका 40% का भारांकन होता है। इस प्रकार से 60 और 40 कुल मिलाकर के 100% का भारांकन हो गया। नेक्स्ट, कौन से रंग का पट छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? काला रंग, पीला रंग, हरा रंग या नीला रंग? तो ये आपको श्याम पट देख करके ही पता चल रहा होगा कि हरा रंग का ही श्याम पट मैंने भी लगा रखा है। तो छात्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी हरा रंग का पट होता है। राइट आंसर होगा से। बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है रसानुभूति की कविताओं के द्वारा, महापुरुषों की जीवनियों के द्वारा, पौराणिक गाथाओं के द्वारा और देव परियों की कहानियों के द्वारा। बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए परियों की कहानी के द्वारा उनका विकास किया जा सकता है, उनकी कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। राइट आंसर होगा द परियों की कहानियां। व्याकरण शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? अर्थात जिस भाषा को सीख रहे हैं उसी भाषा का वातावरण क्रिएट किया जाता है। पहली भंडारकर विधि, व सूत्र विधि, से भाषा संसर्ग विधि और द प्रत्यक्ष विधि। तो व्याकरण शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा द। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? वर्ष में 6 माह तक, जब तक छात्र की कमियों का पता न चले, जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो, या ये सभी? राइट आंसर होगा जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो। जबकि जब तक छात्र की कमियों का पता न चले, तो पता तो निदानात्मक परीक्षण में होता है, न कि उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण में पिछड़ापन दूर किया जाता है, न कि कमियों का पता लगाया जाता है। कमियों का पता लगाने का कार्य निदानात्मक परीक्षण में होता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है, जिसमें उसके पिछड़ापन को दूर किया जाता है। और जब तक पिछड़ापन दूर नहीं होता है तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए राइट आंसर होगा से। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है उनसे प्रश्न पूछना, उनसे परिचर्चा करना, उनके विचार अभिव्यक्त करवाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सतत आकलन करने हेतु उनसे प्रश्न पूछना भी उचित होता है, उनसे परिचर्चा भी करना उचित होता है, और उनके विचार अभिव्यक्त करना भी उचित होता है। इसलिए राइट आंसर होगा द, ये सभी। नेक्स्ट, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मत किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का और द प्लेटो का। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए, इस प्रकार का मत महात्मा गांधी जी का है। राइट आंसर होगा से। सहायक सामग्री का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? छात्रों की सीखने की गति में सुधार करना, तीव्र एवं मंद बुद्धि के छात्रों को योग्यतानुसार शिक्षा देना, यह मूर्त पदार्थ को अमूर्त रूप देती है, छात्रों की विषय वस्तु में रुचि जगाना। तो सहायक सामग्री का छात्रों को सीखने में गति में सुधार करना, यह भी उद्देश्य होता है। तीव्र एवं मंद बुद्धि के छात्रों को योग्यतानुसार शिक्षा देना, यह भी उद्देश्य होता है। यह मूर्त पदार्थ को अमूर्त रूप देता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अमूर्त को मूर्त रूप देता है, न कि अमूर्त रूप देता है।
छात्रों की विषय वस्तु में रुचि जगाना, ये भी राइट आंसर, ये भी उद्देश्य होता है, सॉरी, इसलिए राइट आंसर होगा से। यह मूर्त पदार्थ को अमूर्त रूप देती है, यह मूर्त को अमूर्त रूप न दे करके अमूर्त को मूर्त रूप देती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होने चाहिए। यह निष्पक्षता से तात्पर्य है जिन पर विषय विशेष के शिक्षक का प्रभाव न पड़े। ए लघुत्रात्मक प्रश्न, बे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, से अति लघुत्रात्मक प्रश्न, दे निबंधात्मक प्रश्न। तो मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जो सबसे उपयोगी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, क्योंकि इनका उत्तर फिक्स होता है, इन पर अध्यापक की आत्मनिष्ठता का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसलिए राइट आंसर होगा बे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। छात्रों में उच्चारण दोष के क्या कारण हैं। क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, अध्यापक का उच्चारण अशुद्ध होना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, या दे ये सभी। तो छात्र में उच्चारण जो दोष होता है वो क्षेत्रीय बोली के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, या अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण है तो उसके कारण भी होगा, क्योंकि बालक अध्यापक से ही अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। स्थानीय बोलियों का प्रभाव, स्थानीय बोलियों के प्रभाव के कारण भी उच्चारण में दोष हो सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा ये सभी। पाठ्यपुस्तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पाठ्यपुस्तक साधन है, पाठ्यपुस्तक साध्य है, ए और बे दोनों सही हैं और दे इनमें से कोई नहीं। पाठ्यपुस्तक के बारे में सही कथन पाठ्यपुस्तक एक साधन है, यही होगा। पाठ्यपुस्तक साधन होती है न कि साध्य, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ए। आज का लास्ट प्रश्न है, सतत और समग्र मूल्यांकन पर जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1987 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980। सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जोर दिया था, इसलिए राइट आंसर होगा वे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें